नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, करंट अफेयर के बारे में और स्टैटिक पार्ट है उसको भी इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द मनी बिल। ठीक है, तो मनी बिल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है ये बात करते हैं। पहले लिखा हुआ है आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द मनी बिल एज कंटेनिंग द प्रोविजन डीलिंग विद द टैक्सेस रेगुलेशन of the government's borrowing of the money and the expenditure of the receipts of the money from the consolidated fund of India। बिल्कुल सही है कि जो मनी बिल है जो कि 110 में दिया गया है वो बात करता है जो भी गवर्नमेंट की बोरोइंग है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो रिसिप्ट्स है उस सब के बारे में बात करता है मनी बिल, जो कि आर्टिकल 110 में दिया गया है। ठीक है, और मनी बिल जो है, और हमारे यहाँ कोई भी बजट नहीं है, बजट मतलब कोई शब्द नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विच इज़ गिवन इन द आर्टिकल 112। नेक्स्ट बात करते हैं कि अ मेजर डिफरेंस बिटवीन दी फाइनेंशियल बिल is that while the major difference between the money bill and the financial bill is that while the latter, that is the money bill, has the provision of including in the Rajya Sabha's recommendations, the former does not make any inclusion। बिल्कुल सही है, यानी कि जो फाइनेंशियल बिल है, ठीक है, जो फाइनेंशियल बिल है उस फाइनेंशियल बिल में हम राज्यसभा की रिकमेंडेशन को इंक्लूड कर लेते हैं, बट लोकसभा की बात किया जाए, लोकसभा की रिकमेंडेशन फाइनेंशियल बिल में राज्यसभा की रिकमेंडेशन को इंक्लूड कर लेते हैं, बट जो हमारा मनी बिल है उसकी बात अगर किया जाए तो उसमें हम राज्यसभा की रिकमेंडेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ जो भी डोमिनेंस होता है इज ऑफ दी लोकसभा ओनली। सो हेंस दिस इज ऑल्सो द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज while the ordinary bill can originate in either house of the parliament but money bill can only originate or can be introduced in the lok sabha। ये भी सही है, मनी बिल को हम सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, और मनी बिल को इफ एनी बिल इज मनी बिल और नॉट, वेदर एनी बिल इज मनी बिल और नॉट, दैट विल ओनली बी डिफाइंड बाय दी Lok Sabha। Amendment relating to the reduction or the abolition of any tax exempted from the requirement of the president। ठीक है, रिकमेंडेशन बिल्कुल सही है। अगर हमको कोई भी टैक्स बढ़ाना है, कोई भी टैक्स घटाना है, सो we need the permission or we need the recommendation of the president, hence all the four options are correct। Now moving on to the next question regarding the money bill again, which of the following statement is not correct, कौन सा correct नहीं है। A bill shall be deemed to be the money bill if it contains only the provision related to the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of the tax। सेंटेंस सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, द मनी बिल हैज़ द प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ दिस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखो दो फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है कि आपातकाल के समय में ड्यूरिंग द exigencies if we want to extract some amount so we'll extract from the contingency fund of India। ठीक है, तो यहाँ पर बात किया जाए तो बिल्कुल सही है, जो मनी बिल है इट वर्क्स एज द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये भी सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि जो मनी बिल है वो कंसर्न है विद द अप्रोप्रिएशन, पैसा निकालने के लिए फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। नाउ दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज द मनी बिल इज नॉट कंसर्न विद द extraction of the appropriation of the money from the contingency fund of India, rather than it is concerned with the consolidated fund of India। consolidated fund of India से मनी निकालना है, so that is the work of the money bill। money bill deals with the regulation of the borrowing of the money or the giving any guarantee by the government of India। this is also correct, so right answer will be option number C। next is the consider the following statement regarding the quantum entanglement। यहाँ लिखा हुआ है quantum entanglement allows the qubits that are entangled to share the information instantly regarding the distance between them। बिल्कुल सही है, अगर दो क्यूबिट्स हैं यानी कि दो पॉकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है तो उनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप बहुत जल्दी से क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बिकॉज इट इज़ द क्वांटम प्रोसेस। नेक्स्ट, द क्वांटम कंप्यूटर्स आर ऑलरेडी फास्टर क्लासिकल कंप्यूटर देन द क्लासिकल कंप्यूटर फॉर ऑल टाइप ऑफ द कंप्यूटेशन। यानी कि जो क्वांटम कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा फास्टर है फ्रॉम द क्लासिकल कंप्यूटर फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ द कंप्यूटेशन। नाउ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज द क्वांटम कंप्यूटर दे आर फास्टर बट दे आर नॉट फास्टर इन एवरी टाइप ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, अगर बात किया जाए सपोज फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटेशन करनी है, ठीक है, कंप्यूटेशन करनी है, लेट्स से कोई फैक्टराइजेशन आपको करना है या आपको साइमल्टेनियसली कोई सिमुलेशन बनाना है, उस जगह पे क्वांटम कंप्यूटर्स आर बेस्ट कंप्यूटर्स। बट क्वांटम कंप्यूटर्स इट इज़ just to say कि quantum computers are best in every domain, so that's not the valid point, so hence this statement is incorrect। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं quantum superimposition allows the qubits to exchange the multiple state at one which enables the quantum computers to process a vast number of the possibility
पॉसिबिलिटीज़ साइमल्टेनियसली। बिल्कुल सही है। जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो क्या है कि एक पोजीशन पे यानी कि एक टाइम पे दो जगह पर मिल सकते हैं आपको, ठीक है ना। क्वांटम सुपर इम्पोजिशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, हेंस बी इज द राइट ऑप्शन, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटम सिस्टम कैन एग्जिस्ट इन द मल्टीपल स्टेट साइमल्टेनियसली। बात किया है अभी, अ क्वांटम कंप्यूटर, अ क्वांटम सिस्टम, अ क्वांटम बिट कैन एग्जिस्ट at a particular point at a two different state, okay, and this is known as the quantum superimposition. The principle of the superposition only applies to the particle at rest. Now this is incorrect because the principle of the superposition also applies to the particle of the rest and to the particle of the motion also, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर विल बी ए, क्योंकि जो बी हमारा जो हो गया वो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अस्मिता स्कीम। लिखा हुआ है इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन्स एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। नाउ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज द अस्मिता स्कीम इट इज़ नॉट launched by the Ministry of Women and Child Development, rather than it was launched by the Ministry of Education, जिसमें बात किया गया है कि जो 22,000 किताबें हैं, 22,000 न्यू बुक्स छपाएंगे हम लोग, यानी कि वी विल प्रिंट अ न्यू 22,000 बुक्स, मोर बुक्स, ठीक है ना, इन द रीजनल लैंग्वेज, ठीक है ना। एंड दिस एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन दी न्यू एनपी, दैट इज द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। इट इंक्लूड्स द कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ द वुमेन, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं, नथिंग मोर, ठीक है ना। हेंस कोई भी ऑप्शन, नो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ETF, that is the exchange trade fund. If you are using some app just like the Angel One or Grow app, you must have seen this ETF, that is the exchange traded fund. ये होते क्या है, this is just like the stock, this just like the stocks, और इसमें क्या होता है कि यू कैन ट्रेड ऑन दी ETF थ्रू आउट द डे, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, दिस विल ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंगली, क्लियर। सो द राइट स्टेटमेंट की बात करें, राइट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा सेकंड, यहाँ लिखा हुआ है अ सिक्योरिटी दैट ट्रैक्स एन इंडेक्स कमोडिटी और द बॉन्ड और बास्केट ऑफ द एसेट्स लाइक एन इंडेक्स फंड बट द ट्रेडेड्स लाइक द स्टॉक और द एक्सचेंज। यानी कि बेसिकली ये है इंडेक्स फंड बट इट कैन बी ट्रेडेड लाइक अ स्टॉक, इसको ट्रेड कर सकते हैं, हेंस बी इज दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द की एडवांटेज ऑफ द ETF। पहले लिखा हुआ है ETF हैज़ द हाई मैनेजमेंट फी, नहीं, ETF कैन बी ट्रेडेड थ्रू आउट द डे एट द मार्केट प्राइस, दिस इज द राइट ऑप्शन, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी कोएलिशन एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। ओके, सो इट वॉज लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दावोस 2017, दिस इज द राइट ऑप्शन। जो है इसको अप्रूव किया गया था 2015 पे, बट इट वॉज अडॉप्टेड बाय द WEF, दैट इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन 2017। द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इट इज़ इन दी ओस्लो, नॉर्वे, ठीक है ना, या बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं रवांडा के बारे में। रवांडा, वाई द रवांडा इज़ फेमस, ठीक है ना, वाई द रवांडा इज़ फेमस, सो द राइट आंसर इज इट इज़ द लैंड ऑफ द 1000 हिल्स। रवांडा इज़ नोन एज दी लैंड ऑफ दी 1000 हिल्स, उसको बोलते हैं लैंड ऑफ द 1000 हिल्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी हिल्स हैं। फिर कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो रवांडा के सराउंडिंग है, सबसे पहले आपको रवांडा दिखा देते हैं, है ना, मतलब पता चला रवांडा नहीं देखी आपने, फिर गड़बड़ हो जाएगा। सो दिस इज़, बात करते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, और ये है प्यारा भारत हमारा, और उसके बाद साउथ अफ्रीका में पड़ेगा हमारा रवांडा, जस्ट सेकेंड, ठीक है, ये है हमारा रवांडा। और जब आप रवांडा को ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपको रवांडा दिखेगा और रवांडा के बगल में दिखेगा आपको बुरुंडी, ठीक है। तो दो पास स्टेट हैं, ये है रवांडा, ठीक है, और ये बुरुंडी। तो कितने देखिए कंट्रीज़ को बाउंड्री कर रहे हैं, एक ये बुरुंडी कर रहा है, एक, फिर उसके बाद DRC कर रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा इज ऑल्सो डूइंग थर्ड, एंड केनिया इज़ नॉट डूइंग, एंड तंजानिया इज़ डूइंग, दैट इज़ फोर कंट्रीज़ को बाउंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझाएंगे रवांडा और बुरुंडी, ठीक। और उसके बाद एक और चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट है विच यू शुड नो इज़ लेक विक्टोरिया, सो इट इज़ नियर दी रवांडा और बुरुंडी, तो ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना, ओके। और तंजानिया से एक लेक निकलती है, लेक तंजनाइका, ठीक है, ओके, तो वो भी पता होनी चाहिए आपको, ओके, विच इज़ दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू। और ये लेक मालावी है, ओके। कमिंग ऑन द क्वेश्चन, ठीक। तो कौन कौन से स्टेट करते हैं, युगांडा करता है, तंजानिया करता है, बुरुंडी और DRC सारे के सारे करते हैं, तो बिल्कुल डी इज़ दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नालंदा के बाद भी पता है आपको, बिहार को इतना सारा बजट दिया गया है फॉर द रिनोवेशन, ठीक है। इट इज़ लाइकली बिगन एज द स्मॉल विहार बिफोर द कॉमन एरा बिकेम द महावीरा बाय द 5th century CE, बिल्कुल सही है, यानी कि ये 5th century CE तक
आके ये महावीर बन गई थी, यानी कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई थी। 1000 ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर इंगेज इन द स्टडी ऑफ फिलोसफी, रिलीजन, ग्रामर एंड द मेडिसिन। बहुत सारे लोग यहाँ पर आके पढ़ते थे। एंड चाइनीज़ पिलग्रिमेज जुआंग हैड स्पेंड times in the Nalanda where he studied under the शिला भद्रा। तो सबसे पहले बात करें कि ये है कौन, चाइनीज़ पिलग्रिमेज जुआंग्स, शायद इसका आपने नाम नहीं सुना होगा। बेसिकली ये है क्या, ये है ह्वेनसांग, ठीक है। ओके, ये कौन है, ये ह्वेनसांग है। ह्वेनसांग आया था ना, ह्वेनसांग है ना, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था ह्वेनसांग, तो ह्वेनसांग आया था ये, ठीक है। तो इसी के बारे में बात कर रहा था और यहाँ पर ही रह के इसने इंडिया में रहा नियर अबाउट 629 to 645 सी कॉमन एरा पे। और उसके बाद ही हैज़ लर्नड लॉट अबाउट दी बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, तो उसके बारे लिए यहाँ पे आया था। तो यहाँ बात कीजिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अखुरा एंड अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक कनेक्टिंग बिटवीन। तो ये जो रेल लिंक है, ठीक है ना, अखुरा और अगरतला, ठीक है ना, तो ये कहाँ पर है। सबसे पहले बात करते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगरतला कहाँ पे है, त्रिपुरा अगरतला, ठीक है। तो ये अगरतला अगर त्रिपुरा में है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम समझ सकते हैं क्या कि ये नेपाल हो नहीं सकता, भूटान भी नहीं हो सकता, फिर थाईलैंड में क्या बचा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये रेल लिंक प्रोजेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाई सी टी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। द ट्रीटी इज मीन फॉर द रिड्यूसिंग द पोल्यूशन एंड द कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड अदर मैराइन रिसोर्सेज इन दी ओशन वाटर। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाई सी टी की बात किया जाए तो जैसे अगर ये हमारी बाउंड्री है, तो बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स, ये क्या हो गया, इट इज़ दी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उसके बाद आता है हाई सी, ठीक है। इंडिया वॉज द पार्टी ऑफ द नेगोशिएशन दैट resulted in the finalization of the treaty. This is also correct. Treaty was deals only with the oceans that are out of the national jurisdiction of the country. तो जो देखा जाए यहाँ पे तीनों जो स्टेटमेंट है वो हमारे सही है, ठीक है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑलिव रिडली टर्टल। उड़ीसा के गहीर माथा बीच में आपको ऑलिव रिडली टर्टल बहुत सारे मिलेंगे। ऑलिव रिडली टर्टल इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सी टर्टल स्पीसीज, ठीक है, इसके बारे में बात, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है, यहाँ पर दे आर नेम्ड ऑलिव ग्रीन कलर ऑफ दी वेट मिनट विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट, हाँ ठीक है। दे आर, फिर से पहले समझते हैं, पहला स्टेटमेंट है दे आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सी टर्टल, ये भी सही है। एंड दे आर नेम्ड फॉर द ऑलिव ग्रीन कलर ऑफ देयर हार्ट शेप्ड शेल, ठीक है, ये भी सही है। एंड दे आर फाउंड प्राइमरीली इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द पैसिफिक, इंडिया एंड दी अटलांटिक ओशन। देखा जाए सारे स्टेटमेंट सही हैं। आप पूछ रहे कौन से इनकरेक्ट है, तो कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। बाकी ऑलिव रिडली टर्टल जो है इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हमने शेड्यूल 1 में इसको रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने शेड्यूल 1 पे रखा हुआ है। एंड IUCN इसका स्टेटस बात किया जाए तो इट इज़ वल्नरेबल, ठीक है, इट इज़ वल्नरेबल। और उसके बाद साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है। ये इसका IUCN स्टेटस पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है रिगार्डिंग दी, फर्स्ट स्टेटमेंट है G7 लीडर्स लॉन्च द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस दैट एम्स टू फैसिलिटेट द अडॉप्शन ऑफ द बायोफ्यूल्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, द BIS डज नॉट डील्स विद द डेवलपिंग द स्टैंडर्ड ऑन द बायोफ्यूल। ओके, वेट अ मिनट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जो BIS है डज नॉट डील्स विद द डेवलपिंग द स्टैंडर्ड ऑन द बायोफ्यूल, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है सेकंड वाला, क्योंकि जो BIS है दैट इज़ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये बताता है कि हम क्या क्या हमें स्टैंडर्ड बनाने हैं। जैसे बात की जाए, आपने सुना होगा E85, ठीक है ना, E20 फ्यूलिंग, यानी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है हमें, ठीक है ना। और उसके बाद बायोडीजल, बायोगैस, तो ये जितनी भी चीज़ें हम बना रहे हैं, तो ये क्या है, दीज जो स्टैंडर्ड है इसके, वो कौन सेट करता है, द स्टैंडर्ड इज सेट बाय द BIS दैट इज द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया, US एंड द ब्राज़ील आर द मेजर प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ द बायोफ्यूल्स ग्लोबली, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो बी विल बी दी राइट आंसर, ठीक है। सो फिर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन पीनल कोड। IPC इसको बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता, ठीक है। सो IPC डिड नॉट इंक्लूडेड द प्रोविजन ऑफ रेट्रोग्रेसिव सेडिशन, बिल्कुल सही है। इनिशियली अगर बात किया जाए IPC की, तो इनिशियली IPC में, इंडियन पीनल कोड में कोई भी सेडिशन का चार्जेस नहीं था, विच इज मेंशन इन द 124A। नेक्स्ट इज ओरिजिनल IPC इंडियन पीनल कोड हैड द प्रोविजन रिलेटिंग टू सेडिशन।
भाई जब अभी मैंने बता दिया कि आईपीसी में इनिशियली कोई भी प्रोविज़न इंक्लूड नहीं था, तो उसके बाद वहाँ के प्रोविज़न कैसे आ सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेडिशन वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन पीनल कोड एज़ पर द रिस्पॉन्स ऑफ द राइजिंग दी वहाबी मूवमेंट, ये सही है। सेडिशन को हमने इंक्लूड किया था इन द ईयर ऑफ 1880, ठीक है, ये 1870 में इसको इंक्लूड किया गया था इन द रिस्पॉन्स ऑफ द वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट जो पंजाब रीजन में चल रहा था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग वहाँ पे मुस्लिम डोमिनेंस में आना चाहते थे, उसके रिगार्डिंग ये वहाबी मूवमेंट था, ठीक है ना। तो वहाँ पर उसके रिस्पॉन्स में सिचुएशन को लेके आया गया था। सी इज द राइट आंसर, 1 and 3 करेक्ट। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो पर्सन शैल बी कनेक्टेड इफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज द ऑफेंसेस। Okay, now next is the Constitution of the India guarantees the protection against the double jeopardy। देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि कोई भी पर्सन नहीं आपको अरेस्ट कर, मतलब आप अरेस्ट नहीं हो सकते या कोई नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आपने कोई क्राइम कमिट किया हो, ये बताता है आर्टिकल 20। तो जो आर्टिकल 20 है वहाँ पर ये बताया जाता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डबल जेपर्डाई, ठीक है। एक तो ये बताता है, इसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपर्डाई। इसका मतलब होता है जो आर्टिकल 20 पार्ट 1 है वहाँ पे लिखा हुआ है डबल जेपर्डाई। डबल जेपर्डाई का मतलब क्या होता है कि आपको एक नियम के लिए, यानी कि एक ऑफेंस के लिए 2 बार आपको पनिश नहीं कर सकते, ये चीज़ हो गया, ठीक है। और 21, ये तो हो गया 21, ठीक है ना, 20 और 21, तो ये 21 हो गया। और 22 में ये चीज़ लिखी हुई है कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ द लॉ। तो दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। इन इंडिया नो लॉ कैन बी अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिवली, दिस इज इनकरेक्ट। इंडिया में रेट्रोस्पेक्टिवली दो तरह के लॉ होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। तो इंडिया में सिविल जो लॉ हैं, ठीक है ना, उनको हम रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर सकते हैं, पीछे जाके अमेंड कर सकते हैं बैक डेट में, बट क्रिमिनल को नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई टैक्स का लॉ है तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली हम अमेंड कर सकते हैं। हेंस जो थर्ड है वो इनकरेक्ट हो गया, यानी कि 2 जो ऑप्शन है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड हमारा करेक्ट हो गया। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी रेस्क्यूअल ऑफ द जजेस। रेस्क्यूअल ऑफ द जजेस, रेस्क्यूअल पर समझ लेते हैं। रेस्क्यूअल का मतलब क्या होता है, रेस्क्यूजल का मतलब क्या होता है, रेस्क्यूजल ऑफ जजेस का मतलब क्या होता है, यानी देखो अगर कोई जज है, कोई जजमेंट दे रहा है, ठीक है ना, एट दैट टाइम अगर इफ़ ही फील्स लाइक देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो वो खुद को उस पोजीशन से हटा ले या ये जजमेंट ना दे, ठीक है, तो दैट नोन एज द रेस्क्यूअल। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, लिखा हुआ है द रेस्क्यूअल ऑफ द जजेस implies that when there is a conflict of the interest a judge can withdraw from the hearing case। बिल्कुल सही बात है। The practice comes from the principle that no body can be the judge in her own case। ये भी सही है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसी से आ गया है, जैसे मेनका गांधी केस में जो एस्टेब्लिश किया गया था। 2 चीज़ें होती हैं, वन इज़ द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, सेकंड इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एस्टेब्लिश इन द मेनका गांधी केस, वहाँ पर आया था। नेक्स्ट इज कंस्टिट्यूशन प्रोवाइड द रूल्स गवर्निंग दी रेस्क्यू, कोई रूल्स नहीं प्रोवाइड करती है ना, तो यहाँ यानी कि बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द रीजन्स ऑफ द इंडिया आर एलिजिबल to use any of the official languages of the India for the official purpose। okay, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द रीजन्स ऑफ द इंडिया आर एलिजिबल टू यूज़ एनी ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द ऑफिशियल पर्पज़। ठीक है, इसको किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट है द रीजनल लैंग्वेजेस can be adopted as an official language of the India if the Prime Minister deems that the large enough proportion of the population of the India is desired। तो ये स्टेटमेंट ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर अगर बात किया जाए, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट के पास ऐसे ये पावर रहती है कि वो अगर चाहे तो अगर वो देखता है कि अगर कोई लार्ज सम ऑफ पॉपुलेशन है एंड दे आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज, तो ही कैन गिव द परमिशन कि ठीक है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन ये उसमें भी होता है, लेट्स से कोई अगर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, तो अगर किसी कास्ट को शेड्यूल ट्राइब एसटी में इंक्लूड करना है तो ऑब्वियसली द पार्लियामेंट विल फ्रेम द लॉज, but the last recommendation or the last consent is given by the president only। Next is the parliament enacted the official language act of 1963 which provides for the continued use of the english for the official purpose along with the hindi after the 1965। initially क्या हुआ था जब हमारा संविधान आया 1950 में, so there was a hindi become the official language and English become the first associate official language or second official language, and it was said that all the functions of the government will be happen in English till the 1965। उसके बाद डिसाइड करेंगे, पर उसके बाद उसको हमने स्ट्रेच कर दिया और हमने उसको और फर्दर उसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, यानी कि 65 के बाद भी हम इसको अभी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज
एक्ट ऑफ 1963 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमने की थी। ठीक है, तो देखा गया कि बी विल बी द राइट आंसर, सेकंड जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द लोकसभा द स्टेट लेजिस्लेचर द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर रिस्पेक्टिवली सेट्स द डेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। ओके, नेक्स्ट ये बिल्कुल सही है। देखो, अगर लोकसभा की बात की जाए, लोकसभा में और राज्यसभा में, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो होता है वो डेट ऐसा डिसाइड करते हैं जब स्पीकर जो होगा वो शपथ लेगा। ठीक है, और बाकी आपको पता होगा जो स्पीकर है, ठीक है, वो जब नई गवर्नमेंट इलेक्ट होती है तो पहले प्रोटेम स्पीकर आता है, फिर उसके बाद प्रोटेम स्पीकर सारे लोगों को शपथ दिलाता है, एंड देन थिंग्स हैपन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। Constitution specifies that the speaker should be elected within 6 months from the formation of the new government. ऐसा कोई mandate नहीं है। Next, usually the speaker comes from the ruling party. Now this is a convention. Now there's a difference between the convention and what is written in the constitution. Whatever is written in the constitution, it has the constitutional backing, but whatever is the convention, it is just a convention. So it is just a convention that the speaker comes from the ruling party, and the deputy speaker, it is from the opposite government or the opposition. But the deputy speaker का जो पद है, it is vacant from the 2019। ठीक है ना, तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ओके, दिस इज़ इट। ठीक है, ये वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। ओके, एंड यू वांट मी टू मेक सच मोर वीडियोस, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and share this video in all the social media handles that you are connected with. Till then, take a goodbye. Thank you. This is Mohit.